PDF बनाना है। चलिए ट्राई नहीं है व्हाट्सएप पर उसको कर लेते हैं। खाली आपका जियोलॉजी का टाइम स्केल बचा हुआ है, स्टार्ट होगा। जियोलॉजी का टाइम स्केल बचा हुआ है तो मैं आपको PDF दे करके एक पेज में ही आ जाएगा, तो उसी में आपको याद हो जाएगा सारा कुछ। जैसे कुछ एरा है, पीरियड्स हैं, एपॉक हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। वैसे आपके NCERT में ज़्यादा दिया नहीं गया है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूँगा। और कुछ शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बता दूँगा जिससे आपको याद हो जाएगा। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। मॉलिक्यूलर बेसिस 5, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू करते हैं। क्या होगा? इसके बाद सर 11 पढ़ाइए। इसके बाद 11 पढ़ाइए। 11 में क्या? कुछ भी चालू ह्यूमन फिजियो ही चालू कर। चलिए ठीक है, ह्यूमन फिजियो चालू कर देंगे। ह्यूमन फिजियो का ये तो आज ही से शुरू कर दें, उसमें नहीं सीखा। चालू कर दीजिए। यही पढ़ा दें, चलिए ठीक है। ये भी अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। एनिमल डिजीजेज के बारे में नहीं बात करेंगे। कुछ लिमिटेड डिजीज, वो भी सारी डिजीजेज नहीं, कुछ कॉमन डिजीजेज के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो सबसे पहले बताइए हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज? देखिए, आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है हेल्थ की, तो वो लिखी गई है हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ का मतलब है कि पर्सन जो है वो फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है। फिजिकली यानी उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं या ऑर्गन हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के और नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ, ठीक है। फिजिकल, मेंटल मानसिक रूप से, और सोशल वेलबींग होना चाहिए, सामाजिक रूप से। ये नहीं कि आपका शरीर स्वस्थ है, दिमाग से भी सही है, लेकिन आप सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, या आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, या लोगों के साथ आपका इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, या आप लोगों से झगड़ा करते हैं। कई सारे लोग होते हैं आपकी सोसाइटी में, जैसे लोग कहते हैं ना, यार भाई उनसे मत बात करना, उनका थोड़ा सा क्या किसी भी बात को भड़क जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई सोसाइटी में इमेज है, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए। NCERT लिखती है नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ना केवल आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी माने जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बीमारी नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, मतलब कोई डिजीज नहीं है, देन यू आर डिजीज फ्री। डिजीज फ्री और हेल्दी में डिफरेंस है। डिजीज फ्री पर्सन को कोई बीमारी नहीं होती है, हेल्दी पर्सन को भी कोई डिजीज नहीं होती है, लेकिन डिजीज फ्री
पागल भी तो हो सकता है। जो मेंटली इल हो, मैड हो, पागल हो, तो मानसिक रूप से नहीं सही है, लेकिन फिजिकली जो है हट्टा कट्टा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, दैट इज वो हेल्दी नहीं कंसीडर करते, ठीक है, बट डिजीज फ्री कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई पर्सन है, मान लेते हैं कि जिसका एक पर्टिकुलर एज है और एक बॉडी हाइट है, तो पर्टिकुलर एज और बॉडी हाइट के हिसाब से उसका बीएमआई होना चाहिए, उसका वेट भी होना चाहिए। वेट नहीं है, कम है तो अंडर वेट है और ज़्यादा है तो ओवर वेट। कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो हेल्दी नहीं माने जाएंगे, ठीक है, अनहेल्दी माने जाएंगे। तो हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely an absence ऑफ डिजीज। ये हेल्थ की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है डिजीज। डिस का मतलब डिफिकल्ट, ईज का मतलब कंफर्ट, मतलब जब हमारे कंफर्ट में डिफिकल्टी आ जाए। अभी तो आराम से है, लेकिन कोई डिजीज हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगी, तो आप कंफर्ट नहीं फील करोगे ना, अच्छा नहीं फील करोगे, दैट इज डिजीज। उसी को क्या बोलते हैं? डिजीज। That is called by what are the pathogens? Disease causing organism or microbes are known as the pathogen। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनसे बीमारी होती है, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं। What is pathogenicity? Disease causing ability of the microbes is known as the pathogenicity। हो सकता है किसी पैथोजन की ज़्यादा और किसी पैथोजन की कम होती है, तो उसी के बेसिस पे हम उसके सीवियरिटी को ट्रीट करते हैं ना। जैसे राइनो वायरस है, कॉमन कोल्ड होता है तो कोई टेंशन नहीं है, कोरोना हो गया तो टेंशन है। कोरोना वायरस की सीवियरिटी यानी पैथोजेनिसिटी क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू द राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, तो पैथोजेनिसिटी। तो इसी से बना हुआ है पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज द पैथोलॉजी। तो हम पैथोलॉजी में इसी का पता लगाते हैं कि कौन सा पैथोजन है। तो बोलते हैं ना कि अभी बीमारी कंफर्म नहीं हुई है, जांच कराने के लिए दिए हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। यानी ब्लड का, यूरिन का, कुछ का सैंपल गया है तो चेक करके क्या करेंगे, बता देंगे कि कौन सा डिजीज है आपको, यानी पैथोजन कौन सा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एंटीबायोटिक वगैरह चलाएंगे, जो भी इलाज के लिए तरीका होगा वो अपनाएंगे। तो पैथोजन हो गया, ठीक है। इसी में फिर आगे कुछ और टर्म आएगा, और वैसे बेसिकली पर्टिकुलरली एड्स में ही है, विंडो पीरियड वगैरह, ठीक है, तो उसके बारे में हम वहीं पे बात करेंगे। तो इसमें एक चैप्टर में आपको पढ़ना है कॉमन डिजीजेज इन द ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ये ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज जो है ना, वो हाफ ऑफ द चैप्टर, आधा चैप्टर खुद में ही है। और आगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेन और कुछ डिजीजेज, जो दो डिजीजेज हैं आपके सिलेबस में, एड्स और कैंसर डिटेल में, तो उनके बारे में आइए बात करते हैं। तो देखेंगे, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of the certain humor। एक छोटी सी और कहानी सुनिए। पहले जो है गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर या ब्लैक वाइट पर्सन से रिलेटेड था। ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों के बाइल का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, वैसे बाइल का कलर ग्रेडिशल होता है, तो कुछ लोगों के बाइल का कलर जो है वो ब्लैक था, तो उसको गुड ह्यूमर कॉन्सेप्ट माना गया, गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर का कॉन्सेप्ट माना गया कि बॉडी के अंदर जो है वो कुछ फ्लूइड ऐसा होता है जिसकी बनावट ऐसे कुछ लोगों में अच्छी है और कुछ लोगों में क्या है, खराब है। तो कहे कि जिनमें गुड ह्यूमर होता है ऐसे पर्सन को बीमारी नहीं होती है, जिनमें बैड ह्यूमर होता है उनमें ऐसी डिजीजेज हो जाती हैं। तो ये माना गया कि गुड ह्यूमर या ब्लैक वाइट पर्सन जो होते हैं उनके
उनके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है एंड दैट आर कंसीडर्ड टू बी हॉट पर्सनालिटी। हमको लगा कि जिसको ज़्यादा बुखार है वो ज़्यादा हॉट है ना। तो हाँ भाई, अब देखने में थोड़ी ना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो पता चला किसी को 104 फ़ारेनहाइट है तो हॉटेस्ट पर्सन होगा, 105 फ़ारेनहाइट हो गया, 108 फ़ारेनहाइट हो गया। तो इसके बाद जो है विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी के बाद पता लगाया गया कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो पैथोजन से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो फिर ये गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, नहीं तो किसी को टच करके कह देते भैया आप हॉट पर्सनालिटी। तो देखिएगा सर्टेन ह्यूमर का मतलब है फ्लूइड। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक द हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन asserted. It was thought that person with the black bile, underline के लीजिएगा, belong to the hot personality and would have fever. तो ब्लैक वाइट पर्सन जो थे उनके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता था और उनको हॉट पर्सनालिटी का माना। एंड दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये कुछ और नहीं था, खाली लोगों के दिमाग की सोच थी और कुछ नहीं। रिफ्लेक्टिव थॉट था, दिमाग में आया बोल दिए कि ऐसा है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। द डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन बाय द विलियम हार्वे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कहते हैं सीआरटी में लिखा ही नहीं। ये ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? सर्कुलेटरी सिस्टम में तो पढ़ाया नहीं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में है नहीं तो पढ़ाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे ने, यहाँ लिखा पूछा गया क्वेश्चन है ये। यूजिंग द experimental method and the demonstration of the normal body temperature in the person with the black bile using the thermometer disproved the good humor hypothesis of the health। तो इन्होंने ये पता लगाया कि कई सारे लोगों के बाइल का कलर जो है वो ब्लैक है और थर्मामीटर का यूज किया बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो पता चला कि ऐसे लोगों में तो फीवर है ही नहीं। तो वो गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर वाला कॉन्सेप्ट जो है वहीं पे खत्म हो गया। In later year, biology stated that the mind influences through neural system and endocrine system our immune system, and that our immune system maintains our health। तो कह रहे हैं लेटर ईयर में बायोलॉजी की स्टडी करके जो है इन्फ्लुएंस हुए कई सारे लोग जो है, इसके द्वारा इन्होंने बताया कि थ्रू द न्यूरल सिस्टम, हमारे बॉडी में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है और इम्यून सिस्टम होता है हमारा, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है और हमारे हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, अंडरलाइन करिए। तो न्यूरल सिस्टम के द्वारा भी हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। जैसे होता है ना कि कई सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिजीज हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोचने लगे तो पता चला पागल हो गए, बहुत ज़्यादा सोचने लगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो कई सारे एनवायरमेंटल कॉज होती हैं, यानी डिजीजेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी है, माइंड एंड मेंटल स्टेट। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, पहला देखेंगे हेल्थ हमारा कैसे अफेक्टेड हो सकता है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, पढ़ चुके हैं कि खानदानी बीमारी हो, मतलब खानदानी बीमारी इन द सेंस एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो, जैसे कुछ लोगों की जनरेशन में मिलता रहता है, कह रहा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, तो रुपये पैसा घर के साथ बीमारी नहीं छोड़ के जाता है। ठीक है, तो यूथेनिक्स और यूजेनिक्स की ब्रांच जब आप पढ़ेंगे ना तो बताया जाता है कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई पर्सन है तो ऐसे लोगों की मेटिंग ही नहीं होती। तो अगर वो मैरिज ही ना करें तो उनका वो जीन की जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो जाएगी उसी जनरेशन में, ऑफिस पे नहीं प्रोड्यूस होगा, उनका जीन आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर सारे ऐसे पर्सन को करके निकाल दिया जाए
क्या हो जाएगा, आगे जेनेटिक डिसऑर्डर कोई बचेगा ही नहीं। या मान लीजिए कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो किसी न किसी में रिसेसिव कंडीशन में अपीयर होगा, लेकिन फिर उस अगर ये कई जनरेशन तक ऐसे ही हम करते रहे तो क्या करेंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे, डिफिशियंसी विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, कह रहे हैं ऐसी कमी होती है जिसके साथ वो बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है। एंड डिफिशियंसी आर डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम द बर्थ, कह रहे हैं उस बच्चे को ये बीमारी या ये कमी जो होती है उसके पेरेंट्स से ही मिली होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा है इन्फेक्शन, कहीं से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर किसी पर्सन से इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगला है लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग द फूड एंड वाटर वी टेक, मतलब खाना पानी जो हम खाते हैं, लाइफ स्टाइल मतलब कई लोगों के साथ होता है कोई रूटीन नहीं है, 10 बजे मिल गया तो 10 बजे खा लेंगे, 7 बजे मिल गया तो 7 ही बजे खा लेंगे, नहीं तो 2 बजे खाएंगे। तो क्या होगा, इनप्रॉपर, जैसे बॉडी के अंदर जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। मान लीजिए आपने एक रूटीन बना लिया है कि 8 बजे 9 बजे आप खाना खाते हैं, तो उसी टाइम पर आपके बॉडी में वो सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने लगते हैं। तो अगर आप कभी टाइम आपका फिक्स नहीं, कभी पहले कभी ज़्यादा, तो उससे इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह होने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। या लाइफ स्टाइल जो है, किसी दिन नहीं किए तो कुछ नहीं खाए और किसी दिन इतना खा लिए कि तबीयत खराब हो गई। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कई बार क्या होता है शादी वगैरह में जाते हैं तो फिर चावल के ऊपर दाल की लेयर, फिर सब्जी की लेयर, फिर 2-3 सब्जी की लेयर, फिर उसके ऊपर पूड़ी, फिर काला वाला गुलाब जामुन भी चाहिए और रायता भी कटोरी में करके रख लेते हैं। मतलब कोई भी आइटम, फिर पूछते हैं कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो छूट गया है। तो आप डेली नहीं खाते हो ना, तो आज क्यों खा रहे हो? तो क्या पड़ोसी का धन है, रोज रोज नहीं मिलेगा। हाँ, क्या 4 बार हम खिलाएं तो एक बार तो ये खिलाना है, तो सारा बोल रहे हैं हुआ इधर। तो पता चला कि जा रहे थे तो काउंटर लगा था कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी उठा लिए, पीते हुए जा रहे थे तो कोई कहा उधर आइसक्रीम वाला काउंटर खुल गया, तो पहुंच गए एक हाथ में, वो भी ले लिए। अब इधर ठंडा है इधर गर्म है, तो खाएं क्या पिए क्या, कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं, आइसक्रीम इधर और कॉफ़ी इधर, तो ठंडा गर्म एक साथ ले लिए, तबीयत खराब हो गया। इतना ढेर सारा खाना खा लिए, फूड पॉइजनिंग हो गया, इनडाइजेशन हो गया। तो ये सारा लाइफ स्टाइल जो कोई रूटीन नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे लाइफ स्टाइल इंक्लूड द फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि काम ही करते रहिए, रेस्ट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये नहीं कि खा रहे हैं आराम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं और आराम ही कर रहे हैं बस, तो भी अनहेल्दी हो जाएगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। एक्सरसाइज वी गिव आउट टू आवर बॉडी हैबिट दैट वी हैव आर लाइक एटसेट्रा। तो कह रहे हैं कई सारी आदतें होती हैं जो हमारे पास होती हैं या नहीं होती। तो अच्छी आदतें नहीं होती हैं और बुरी आदतें होती हैं। कहने का मतलब यही था इनके, अच्छी आदतें नहीं होती हैं कि बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये आदतें नहीं हैं। कुछ आदतें होती हैं, तो कुछ बैड हैबिट्स होती हैं लोगों के पास जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो एक तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, प्रॉपर हाइजीनिटी ना रखें, साफ सफाई ना रखें। तो इसके अलावा जो है वो कई सारे तरह का एडिक्शन होता है, चैनी खैनी खाते हैं, तो या अल्कोहल हो गया, तो ये सारे एडिक्शन जो होते हैं, स्मोकिंग हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पर्सन अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सब क्या है, आदतें हैं, हैबिट्स, दीज आर द बैड हैबिट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कि कुछ आदतें होती हैं और कुछ की कमी होती है। तो बुरी आदतों की कमी नहीं होती है, वो तो होती है, अच्छी आदतों की कमी। The term health is very frequently used by everybody. क्या हर किसी के द्वारा हेल्थ टर्म यूज किया जाता है। How do we define it? तो अभी बताएं, health is a complete state of physical, mental and social wealth. Health does not simply means the absence of disease. क्या है, हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है आपको,
तो आप हेल्दी हैं। If you have no disease, then you are disease free. Or physical fitness, it could be defined as a state of, underline करिएगा यहाँ से, a state of physical, mental and social well-being। सभी तरीके से आप सोशल वेलबींग हैं। तो जैसे अब होता क्या है कि अनहेल्दी होने की वजह से सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होता। सोशल पार्टिसिपेशन अभी आगे चल के पढ़ेंगे एडिक्शन और डिपेंडेंस की वजह से, ठीक है, कि जिनको बुरी आदत होती है, लत होती है, तो वो क्या करते हैं, अभी कह दीजिए कि जो है कॉलोनी में ये काम होने जा रहा है तो चंदा लग रहा है, क्या जरूरी है, भगवान आपसे कहें हैं करवाने के लिए, आप कहें जिम्मेदारी लीजिए। जानते हैं उनके साथ दिक्कत क्या है, एक तो आप जो चंदा ले लोगे तो उनके पास इनसफिशिएंट फंड हो जाएगा जो उनकी व्यवस्था में कमी कर देगा। शाम की जो व्यवस्था थी उसमें कमी हो जाएगी तो वो पैसा आप दूसरे कामों में यूज कर लोगे। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आइसोलेशन होने लगता है। तो कह के लोगों के बीच में बैठेंगे तो जो लोग कहेंगे वो मानना पड़ेगा, तो हम बैठेंगे ही नहीं। या सबसे बना के रखेंगे तो घाटा होगा, हम किसी से बना के ही नहीं रखेंगे, सबसे बिगाड़ के रखेंगे तो सबसे टेढ़ा ही बोलते चलते हैं। तो सोसाइटी में उनकी एक इमेज बन जाती है कि इनसे ना बोलो भैया, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये नहीं देंगे, ये नहीं देते, किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो आप जो है सोशली फिट नहीं है, आप पड़ोसी से लोग झगड़ा कर लेते हैं। When people are healthy, they are more efficient at work। कह रहे हैं जब लोग हेल्दी होते हैं तो ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं अपने काम के लिए। भाई हेल्दी रहोगे तो जो है ज़्यादा काम करोगे, अनहेल्दी रहोगे तो कम काम करोगे, कम काम करोगे तो देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान इन द सेंस कई सारे मैटर में हो सकता है। मान लीजिए आपका जो काम है वो पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से तो भी देश ही का नुकसान होगा, ठीक है। जो कोई काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा तो भी देश का नुकसान होगा, जीडीपी घटेगी। देखेंगे दे आर द मोर एफिशिएंट एट वर्क, दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो कह रहे हैं अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब समानता आएगी लोगों में। क्यों? मान लीजिए कि जैसे दो लोग हैं जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग सेम है, मान लीजिए दोनों लोग 15,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, दोनों के घर में मान लेते हैं 4 मेंबर हैं, तो सबके पास तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों घर की सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, सही सेम है। मान लीजिए कि इनके घर में कोई बीमार पड़ गया जिसके इलाज में 10,000 रुपये खर्चे हो गए, अब वो तो बीमारी में चले गए ना, तो इनके पास बचे कितने, 5,000 रुपये, और इनके पास 15,000 रुपये पूरे बचे हुए हैं अपने लाइफ स्टाइल पे खर्चे करने के लिए, मतलब अपने रहने के लिए, खाने के लिए, अपने कपड़े के लिए, तो वो अच्छा लाइफ स्टाइल बिता सकते हैं कंपेरेटिवली टू दिस पर्सन। तो जिनके घर पे लोग बीमार रहेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, इनका सारा पैसा कहाँ चला जाता है, इलाज कराने में चला जाता है, तो इसलिए समानता नहीं रह जाएगी, वो और गरीब होते चले जाएंगे, और इनके पास रहेगा तो उसमें से कुछ बचत कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेती है लोगों के लिए कि जो लोग गरीब होते हैं उनको जो है कई सारी सुविधाओं के थ्रू जो है कुछ लाभ दे करके उनकी दवाएं वगैरह मुफ्त करा देती है। तो आपने सुना भी होगा जो है लोगों का कार्ड बनता है गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड, ठीक है, तो वो कार्ड बनता है लोगों का, तो उसकी वजह से लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो है मेडिकल इंश्योरेंस के तौर पर रहता है कि लगभग वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं हॉस्पिटल में। जो उनका खर्चा लगता है ना, वो कार्ड सबमिट करा दें तो उनका ऑपरेशन वगैरह फ्री में हो जाएगा, दवा भी उनको फ्री में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि वो जो उनकी अर्निंग थी, सोर्स ऑफ इनकम था, उससे वो पैसा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस लायक नहीं है, या फिर उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग इतनी कम है कि वो जी खा ले उतना ही बहुत है। आगे देखिए, हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज लॉन्जेविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसेस द इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो कह रहे हैं हेल्थ की वजह से लोगों का जीवन काल लंबा हो गया है। मान लीजिए बीमारी हो जाएगी, तबीयत खराब हो गया तो कई सारे लोग चले जाते थे, अब हमारे पास ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैसिलिटी है कि हम लोगों की जान बचा लेते हैं, तो जान बच जाती है, अपना पूरा ज़िंदगी बिताते हैं, लॉन्जेविटी हो जाती है, लंबे समय तक जीता रहता है।
और मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR ये दोनों में कमी है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कई सारे कॉम्प्लिकेशन केस होते थे जिसमें बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान हो सकता है माँ की जान जा सकती है, तो पता नहीं चलने पाता था, तो डेथ हो जाती थी। अब उस कॉम्प्लिकेशन का जो है वो समय समय पर जांच करा के पता लग करा लेते हैं। जैसे बच्चे के जन्म से पहले कम से कम 3 अल्ट्रासोनोग्राफी हो, ठीक है, एक बार 1-1.5 महीने पर, ठीक है, फिर एक जो होता है वो चौथे महीने की शुरुआत में होता है, और फिर एक 7 महीने पर होता है कि या 8 महीने पर होता है कि नेक्स्ट मंथ जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान देख रहे होते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दिक्कत तो नहीं आ रही है। कई बार होता था दिक्कत आती थी, पता नहीं चलने पाता था, तो बच्चे की मौत हो जाती थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तब ज़्यादा था, कॉम्प्लिकेशन की वजह से मदर की भी डेथ हो जाती थी। अब कॉम्प्लिकेशन होता है तो बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं होगा तो सिजेरियन कर देते हैं, तो ऑपरेट करके माँ और जान बच्चे दोनों की जान बचा लेते हैं। तो दोनों की मौत की दर में क्या आ रही है, कमी है। आगे देखेंगे बैलेंस डाइट, ये तो नाम होता है क्या? बैलेंस डाइट इन द सेंस आपके फूड में प्रॉपर अमाउंट में कार्ब होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए। पूरे दिन भर में आपको नियरली 50 ग्राम फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है लगभग 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट दिन भर में 400 ग्राम चाहिए। इसके अलावा जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें ग्रीन वेजिटेबल और सैलड ऐड होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आपको विटामिन मिले। फ्रूट कंपल्सरी होता है, दिन भर में एक फल कोई ना कोई जरूर खाना चाहिए बदल, तो मिनरल्स और विटामिन ये कंपल्सरी होते हैं। तो इतना बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। अब जितना आपका टोटल मील है कि आप दिन भर में कितनी बार खाना खाते हो, 2 बार 3 बार की 4 बार, हाँ ठीक है। एक बार सुबह सुबह ही चाहिए होता है उनको 8-9 बजे, फिर एक बार 12 बजे चाहिए होता है, फिर 3 बजे चाहिए होता है, फिर 9 बजे चाहिए होता है, तो 4 बार का होता है। इतनी ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंस डाइट में इन यूजुअली आपके पास 2 ही मील काफ़ी है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट नहीं इवनिंग। और जो डिनर इन द नाइट करते हैं ना वो गलत तरीका है। बोला जाता है कि फिजिकली फिट रहने के लिए ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन एंड डिनर लाइक अ बेगर। सुबह का खाना राजा महाराजाओं की तरह खाइए, जितना मिले उतना खाइए। दोपहर का खाना जो हो नॉर्मल पर्सन की तरह, मतलब ऑन एवरेज जो भी मिल गया उतना ले लिया। और शाम का भिखारियों की तरह खाना ना खाइए तो बेहतर, खाली पेट सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। काम आपको दिन भर करना होता है तो सुबह लोड कर लो ना फ्यूल, दिन भर काम करो, रात को तो सोना है, और रात को सोने के बाद उठोगे तो फिर खाना चाहिए। तो रात के खाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि रात को भी खाना चाहिए भरपेट, और फिर अगली सुबह में फिर सो करके उठेंगे फिर खाना चाहिए। रात भर किए क्या? कुछ नहीं, जो खाए थे वही डाइजेस्ट किए, स्टोर किए हुए, उसका यूज किए नहीं, फिर अगली सुबह लोड कर लिए। तो इंडिया की जो डाइट है ना वो ओवर ईटिंग वाली है। इंडिया में ओबेसिटी का परसेंटेज 70 है, लगभग 70% लोग जो हैं वो ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं। बढ़िया खाना सर इंडिया में रात को ही बनता, डिनर में रहेगा। तो ये दिक्कत है, कहेंगे सुबह सुबह खा लेंगे तो नींद आएगी, नहीं आएगी। आप खा करके काम करने की आदत डालिए। 7 बजे के बाद कोई खाना खाना ही नहीं चाहिए आपको। जितने भी फॉरेनर आते हैं ना कभी उनको देखिए रात को आप खाते हुए नहीं देखिए, ठीक है, सूप वगैरह पी करके सो जाते हैं, बस उतना ही उनका डाइट है। या थोड़ा बहुत कुछ फ्राई वगैरह कर लिए तो उतना ही खा लेते हैं, बस उसके बाद उनको नहीं चाहिए। सुबह के समय चाहिए होता है, तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में मतलब आपके दिन का जितना खाना होगा इसी से डिवाइड कर लीजिएगा। 2 मील होगी तो डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सुबह में, फिर प्रोटीन 50 ग्राम और फैट 25 ग्राम एक बार में चाहिए, फिर दूसरी बार में भी इतना ही चाहिए। तो इससे आपका जो है डाइट क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। बैलेंस डाइट
पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी ना हो, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। तो अभी पूछ लिया जाए कि रेगुलर एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं, तो कह रहे हैं आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम फिट हैं तभी आपको करना चाहिए, और जो लोग अनफिट हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही साइकिल चलती है ना। बताया गया कि जो है जितनी ओबेसिटी है ना, ये अपर लेवल वालों में ज़्यादा है। काम है नहीं, कोई खाना चाहिए बढ़िया, ठीक है, तो उन्हीं लोगों में ज़्यादा है। क्या अभी पैदल चलते थे तो सोचते हैं साइकिल मिल जाती तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, काम कम हो जाता है। साइकिल मिल गई तो सोचते हैं स्कूटर या स्कूटी हो जाए, बाइक हो जाए, तो एक्सीलेटर बैठेंगे पहुंच जाए 5 मिनट में, और काम आसान हो जाएगा। अब कहें कि बारिश और धूप होती है तो कार होता तो कितना बढ़िया होता, चारों तरफ शीशा बंद, बढ़िया एसी में बैठ करके आते, तो अब कार में बैठ गए। अब हुआ क्या, खा करके अनफिट हो गए। फिर क्या होता है, सुबह जा करके साइकिल चलाते हैं, सुबह घर पे एक साइकिल रखे होते हैं और शहर भर में साइकिल चलाते हैं। कई सारे फॉरेन कंट्री वालों से सीखे, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति खुद साइकिल से जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति खुद साइकिल चला करके जाते हैं अपने ऑफिस। प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन जो है वो खुद चला करके जाते हैं। तो क्यों, फिजिकली फिट रहने के लिए। आगे देखिए, योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कह रहे हैं जब से हमको याद भी नहीं होगा तब से योगा लोग करते हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए। एंड अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट bodily function, vaccination, that means immunization against the infectious diseases, and proper disposal of the waste, control of the vector, and maintenance of the hygienic food and water resources are necessary for achieving the good health. तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस अबाउट डिजीज, लोगों को डिजीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, उसके बचाव के तरीके क्या है, हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि उस बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब किस बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है, बचपन में जैसे जस्ट आफ्टर बर्थ क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। तो लोगों को क्या करता है, लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप करता है। इन जनरली ऐसे पैथोजन के खिलाफ जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हैं, उनके खिलाफ क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर बाय द वैक्सीनेशन। जैसे अभी फैला हुआ था बीमारी, तो क्या हुआ, वैक्सीन आई ना, लोगों ने लगवाया, कई लोग नहीं लगवाए, और कई लोग आप लोग तो लग ही गए, ठीक है। तो वैक्सीन नहीं लगवाया, तो एक्चुअली अब है क्या, अब वो उनका मानना है वैक्सीन जो है वो एक प्रिपरेशन होता है। वैक्सीन और कुछ नहीं था, वो कोरोना वायरस ही था, आप तक नहीं पहुंचा था, सरकार पहुंचा था। कोरोना वायरस को ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया कि आपके बॉडी में भी पहुंच जाए और आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करे, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। अगर यही बात सबको बता दी जाए, किसी में कोरोना का वायरस है जो भर के आपको लगाया जा रहा है, तो कभी ना लगे। ऐसे ही पोलियो वायरस पिलाया जाता है, ठीक है, पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन जो पिलाया जाता है उसको पोलियो का वायरस होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडी जगहों पर प्रिजर्व करके आप तक पहुंचाया जाता है और आपको पिला दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो पोलियो की दवा है, इसलिए कि वो पोलियो का वायरस है। हम ऐसी स्टेट में आपके बॉडी तक पहुंचा रहे हैं कि आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, कि इन जनरली जब कभी पोलियो वायरस के कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपके पास उसके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम रहेगा। आप दुश्मन से तभी जीत सकते हैं जब ये पता हो कि दुश्मन के पास हथियार कौन सा, ठीक है। जैसे पता चला कोई कह दिया कि वहाँ मार हो रहा है, तो पहुँच गए दौड़ के,
लाठी डंडा उठाए पहुंच गया मार हो रहा है। पहले ये तो पूछ लिए होते थे कैसे हो रहा है। पता चला इधर से डंडा उठाए पहुंचा है तो उधर गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है। क्या कर पाओगे? यहाँ डंडा उठाए तब तक पता चला लड़ाई हो रही है, बंदूक लेके पहुंचे, उधर से बम फेंक रहा। तो अगर आपके पास ये पता हो कि आपके दुश्मन के पास हथियार कौन सा है, तब तो आप उससे लड़ाई कर सकते हो, मतलब उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाला हथियार लेकर के जाएंगे तो लड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कराए जाते हैं ना, वो इसीलिए कि आपके आसपास कितने दुश्मन हैं, यानी पैथोजन कितने हैं, वो उनके खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी रहे। और कुछ कोरोना वायरस जैसे आ भी जाते हैं कभी कभी, जिनके बारे में कुछ पहले से नहीं पता, तो देखिए वैक्सीन बनाने में 4 से 5 महीने का समय। आगे वैक्सीन इतनी जल्दी प्रिपेयर होता नहीं है। पहली बात, लैब के अंदर उसी वायरस का कल्चर कर रहा है, उस वायरस के नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेन बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेन की जेनेटिक स्टडी करके और उन सारे स्ट्रेन्स को एनिमल के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। अब उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो उस एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है और उसके मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है। फिर उसी वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या प्लाज्मिड के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ एंटीडोट तैयार करते हैं और वो फिर हम तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर सक्सेसफुल प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब चूहे के ऊपर, कुत्ते, बंदर, बिल्ली के ऊपर कर लिए, फिर जानवरों के ऊपर कर लिए, चिंपांजी, गोरिल्ला के ऊपर कर लिए, तब जाकर के ह्यूमन ट्रायल के ऊपर। तो ह्यूमन ट्रायल में भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लगा दिया जाए। ह्यूमन ट्रायल के लिए सरकार परमिशन ही नहीं देती। तो दवाई कंपनियों वाले की सबसे बड़ी दुविधा ये कि अब ह्यूमन ट्रायल के बिना करे बता कैसे दें कि ये वैक्सीन तैयार है। तो आपने सुना होगा कि बार बार न्यूज आ रहा होगा कि ह्यूमन ट्रायल के लिए ये वैक्सीन तैयार है, ह्यूमन ट्रायल के लिए। तो ट्राई किसके ऊपर किया? जैसे एक स्पुतनिक वैक्सीन रसिया में बनाया गया था, तो पुतिन कहे पहले हम तो लगा, मतलब उस देश का पहला आदमी ही बचा हुआ है, राष्ट्रपति ही बचा हुआ है ट्रायल करने के लिए, उसके पहले ट्राई हो गया चुका बनता है। हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, चुपचाप ले जा करके लगा दिया जाता है, बच गए तो बता देते हैं कि हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल है, आप लगा के चेक कर लीजिए, और नहीं बचे तो चुपचाप पड़े रहते। मर तो ऐसे भी रहते लोग, तो बिना बताए ट्राई कर लिया जाता है, और जब ट्राई सक्सेसफुल हो जाता है तो बता दिया जाता है, तो कमर्शलाइज हो जाता है, फिर बता देते हैं आप लगा के चेक कर लीजिए। तो तुम लगा के किस पे चेक किए थे? कोई भी गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कहेगी ठीक है लगा दो। या कभी भी आप पता करते हैं जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं कि जो नर्स या वार्ड बॉय समय समय पे आते हैं और लगा के चले जाते हैं, कभी पूछे कि क्या लगा के जा रहे हो? दूसरी में ट्रायल वैक्सीन आती है, उस डिजीज के पेशेंट जब आते हैं तो उनके ऊपर ट्राई कर लिया जाता है धीरे से। एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जिसको अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अभी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, माइक्रोब्स पढ़ चुके हैं ना? नहीं, चलिए ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अभी हम पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैं आपको